गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल है। तो आज हम क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है, जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज़्म है उसका सेकंड स्टेप है। लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि एट द एंड हमारा जो बेनिफिट था वो क्या था और ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या क्या जो है वो होता है। ठीक है, इस क्लास में हम क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, क्रेब्स साइकिल जो है उसमें आने वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं, स्टेप्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं ये जो साइकिल है, ये फ्लो चार्ट जो है वो क्रेब्स साइकिल का है। तो हमारा जो टॉपिक है वो तो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसकी हम सेकंड स्टेप जो है वो अभी डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड स्टेप जो है वो है क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले हम क्रेब्स साइकिल है क्या ये देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात, क्रेब्स साइकिल जो है वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिनका नाम था हैंस ए क्रेब्स। इसी के नाम के आधार पर या इन्हीं के नाम के आधार पर इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। हैंस ए क्रेब्स जो हैं उन्होंने डिस्कवर किया था क्रेब्स साइकिल को। अब क्रेब्स साइकिल जो है उसके फर्दर बहुत सारे नाम हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं हम इसको, या फिर टीसीए साइकिल, जैसा कि हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़े थे। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे बोल रहे थे, वैसे ही ईएमपी पाथवे बोलने का रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ जो साइंटिस्ट थे उनके नाम के आधार पर रखा गया था, एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्नस के नाम के आधार पर रखा गया था। क्रेब्स साइकिल को हम टीसीए साइकिल बोलते हैं। टीसीए साइकिल का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का अगर हम अदर नेम की बात करें तो टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, प्रोडक्ट बनने वाले प्रोडक्ट के नामों के आधार पर हम जनरली नाम रख देते हैं। जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस में भी C3, C4 है ना। C3 क्यों बोला था, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला था। C4 क्यों बोला था, क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था वो 4 कार्बन वाला था। तो इसी के नाम के आधार पर हम इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं। तो टीसीए साइकिल का मतलब हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके अलावा हम क्रेब्स साइकिल को और क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इस प्रकार से अदर नेम में हम बात कर सकते हैं क्रेब्स साइकिल की। अब हम बात करते हैं मेन थीम क्या है क्रेब्स साइकिल की, होता क्या है इसके अंदर। अगर हम स्टेप्स की बात करें या एक समराइज पोर्शन की बात करें, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था, ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा था कि जो पायरुविक जो ग्लूकोज था, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज था वो ऑक्सीडाइज होकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के फॉर्म कर रहा था। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का समरी ये था। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब हमको दोनों का कनेक्टिव लिंक देखना पड़ेगा और उनका कनेक्टिव लिंक जो है वो है हमारा पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड कहाँ बना था, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की हेल्प से हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है और यहाँ पर एसिटाइल वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली एक प्रोसेस है। और जो पायरुविक एसिड कहाँ बना था, ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर, वो एंटर करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर और यह साइकिल जो है वो कंटिन्यू करता है। बीच बीच में सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते जाते हैं और एट द एंड जो है वो साइकिल जो है वो रिफॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से एट द एंड यहाँ पर CO2 H2O जो है वो रिलीज होते दिखेंगे, हमको एनर्जी फॉर्म होती दिखेगी। जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था, ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था 8 ATP जो है हमको नेट बेनिफिट हुआ था, वैसे ही हमको देखना है कि क्रेब्स साइकिल में हमको नेट बेनिफिट कितने ATP का होता है। तो इस प्रकार से हमको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, कुछ स्टेप्स डिस्कस करनी है, कौन से प्रोडक्ट
मतलब कौन सी जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन से प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहे हैं, एंजाइम कौन कौन से हैं, CO2 कहाँ कहाँ बन रहा है, H2O कहाँ फॉर्म हो रहा है, और जो है आपका एनर्जी कहाँ कहाँ बन रही है। अब लास्ट हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था, एनर्जी जो थी वो ATP के फॉर्म में देखी थी और एक NADPH2 के फॉर्म में देखी थी। NADPH2 के फॉर्म में हमने देखा था कि एक NADPH2 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के 3 ATP का निर्माण कर रहा था, तो एक NADPH2 का मतलब होता है 3 ATP। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा ATP के फॉर्म में एनर्जी, NADPH2 के फॉर्म में, FADH2 के फॉर्म में और GTP के फॉर्म में। तो कुछ जो है ये चेंजेस हैं क्रेब्स साइकिल में, ये कुछ हमको देखने को मिलते हैं। अब हम साइकिल की बात करें तो हमने अभी तक क्रेब्स साइकिल का जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया, हैंस से क्रेब्स ने डिस्कवर किया और इसके अदर नेम देख लिए। अब हम देखते हैं कि इस साइकिल में एक्चुअली क्या होता है। तो पायरुविक एसिड से बात करते हैं हम। पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ था ग्लाइकोलिसिस के अंदर, जो कि एंटर करता है ना, जो कि क्या फॉर्म करता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का बनना, ये प्रोसेस क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है। यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो मीडिएटर की तरह काम करता है, मध्यस्थ की तरह काम करता है दो साइकिल के बीच में। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी की तरह काम करता है, बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है कौन, एसिटाइल कोएंजाइम A। तो हम ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं मानते हैं, बट हमने अभी तक लास्ट प्रोडक्ट पायरुविक एसिड देखा था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। तो पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म करता है, जैसा कि हमने देखा था, 3 स्टेप्स हमने बताए थे। जब मैकेनिज्म की बात करी थी हमने, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस बोला था, ग्लाइकोलिसिस के बाद में हमने बोला था कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम A क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, तो थर्ड स्टेप हमने क्रेब्स साइकिल बताई थी। तो ये चीज हो गई, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित जो ऑक्सिलोएसिटिक एसिड है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी उपस्थित जो OAA है वो इसके साथ में क्रिया करता है, एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ में क्रिया करता है और क्या फॉर्म करता है, सिट्रिक एसिड। अब हमको सारे सब प्रोडक्ट्स देखने। सिट्रिक एसिड जो है वो फॉर्म करता है सिस एकोनिटिक एसिड। ठीक है, सिस एकोनिटिक एसिड से फॉर्म होता है आइसोसिट्रिक एसिड। नेक्स्ट, आइसोसिट्रिक एसिड क्या बनाता है, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड। हम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है, क्या निर्माण, किसका निर्माण करता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, फिर सक्सिनिक एसिड। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A बोल सकते हैं हम, सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो बनाता है सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड और OAA। अब वापिस से OAA का रिफॉर्मेशन हो गया है, पुनर्जन्म हो गया है, मतलब कि साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है कि जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के OAA के साथ में क्रिया करता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हमने देखा कि OAA कैसे उपस्थित होता है या कैसे बनता है। ठीक है, तो ये इसके साथ क्रिया करके ये बनाता है। ये सब जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू एट द एंड हमारे पास में OAA बन जाता है और OAA के बाद में साइकिल जो है वो वापस से चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्रेब्स साइकिल जो है वो चलती रहती है। यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम है, अब यहां पर आप देख सकते हैं C सिट्रिक एसिड, C सिस एकोनिटिक एसिड, I आइसोसिट्रिक एसिड, O ठीक है, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सिलोएसिटिक
एसिड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहे इनके प्रोडक्ट्स के नाम याद रखने के हिसाब से, तो हम क्या बोल सकते हैं, CCIO अल्फा, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर सिट्रिक एसिड, C सेकेंड सिस एकोनिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड, I मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, O मतलब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा मतलब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब यहाँ पर S सक्सिनाइल कोएंजाइम A, S सक्सिनिक एसिड, F फ्यूमरिक एसिड, M मैलिक एसिड और O ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो एक छोटा सा हमारा फॉर्मूला बन सकता है इसमें, CCIO अल्फा SSFMO, CCIO अल्फा CCIO अल्फा SSFMO, ठीक है। अब इन एक दो है ना, टोटल हमारे जो प्रोडक्ट है, जैसे 2 C हैं, 10 प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये जो 10 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उसको हम एज अ शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमको आगे का ही जो है वो याद रहेगा, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर है इनका, तो इससे हम पूरा जो है वो याद रख सकते हैं, क्योंकि नाम जो है वो काफी इजी है, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कौन किसको फॉर्म कर रहा है ये देखना होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद में OAA से क्रिया करता है, और इस प्रकार से क्रेब्स साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है, 6 कार्बन वाला। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या एंजाइम्स जो हैं वो काम आते हैं, जैसे कि कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट बनाता है, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करता है, हमने बोला कि ये जो है ये क्रेब्स चक्र का पार्ट नहीं है, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स दोनों का मीडिएटर है। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये करता है, कौन सा एंजाइम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है वो इसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, तो सिट्रेट सिंथेटेस, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एकोनिटेस एंजाइम जो सिट्रिक एसिड को सिस एकोनिटिक के अंदर चेंज करता है या फॉर्म करता है। अब सिस एकोनिटिक जो है जब आइसोसिट्रिक में चेंज होता है, यहाँ पर भी सेम एंजाइम जो है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं जब आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट होता है, तो कौन सा एंजाइम काम करता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिक रोल जो है वो प्ले करता है। अब जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर काम करता है हमारा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड को अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करें जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिक या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर काम करता है अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इन दोनों के बीच में सक्सिनेट थायोकाइनेस, इन दोनों के बीच में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, इन दोनों के बीच में फ्यूमरेस, इन दोनों के बीच में मेलेट डिहाइड्रोजिनेस, और इन दोनों के बीच में सिट्रेस थायो या सिट्रेट सिंथेटेस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो एंजाइम्स जो है वो स्पेशल रोल प्ले करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये हमारा मेन साइकिल है क्रेब्स साइकिल। अब लास्ट हमको देखना है इसमें एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कितने एटीपी जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहला हमने देखा है ये एक पायरुविक एसिड की बात हो रही है, जब एक पायरुविक एसिड का कार्बोक्सिलेशन या फिर कन्वर्जेशन जो हो रहा है, इसमें कितने एटीपी जो है वो फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एटीपी कहीं बन रहा है क्या। यहाँ पर NADPH2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा H2O जो है वो रिलीज हो रहा है, यहाँ पर भी NADH2 बन रहा है, CO2 रिलीज हो रही है, NADH2 बन रहा है, GTP बन रहा है, FADH2 बन रहा है, NADH2 बन रहा है। इसका मतलब ATP कहीं पर भी फॉर्म नहीं हुई।
एक्चुअल फॉर्म में एटीपी फॉर्म नहीं हुई है, लेकिन हमको देखना है क्योंकि हमने जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी देखा था NADH2 जो है वो भी ऑक्सीडाइज होकर के 3 एटीपी फॉर्म करते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है कि एक NADH2 का मतलब होता है 3 एटीपी। ठीक है, तो यहां पर हमको देखना है कि NADH2 कितने बन रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर बन रहा है एक NADH2। ठीक है, एक NADH2 ये हो गया। तो पहले तो हम NADH2 को काउंट कर रहे हैं 1। ठीक है, इसके अलावा 2। ठीक है, 2 NADH2 हो गए, 3 NADH2 हो गए, 4। ठीक है, 3 और 4 NADH2 फॉर्म हो गए। 4 NADH2 फॉर्म हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं? सबसे पहले जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो यहां पर एक NADH2 फॉर्म हो रहा है, पहला। उसके अलावा हमने देखा कि जब आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर एक NADH2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तीसरा जो है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में तीसरा NADH2 फॉर्म हो रहा है। लास्ट हम NADH2 की बात करें तो मैलिक एसिड और OAA के बीच में एक NADH2 फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब टोटल अगर हम बात करें NADH2 की तो कितने NADH2 हैं? 4 NADH2। अब ऑक्सीडाइज होकर के एटीपी कितने बनाएंगे? ठीक है, 12, क्योंकि एक NADH2 का मतलब कितना होता है? 3 एटीपी। तो 4 का मतलब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 एटीपी। तो केवल NADH2 से फॉर्म हो रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अलग क्या दिख रहा है, जैसे कि FADH2 है। कितने हैं? 1 है, तो एक FADH2। ठीक है, ये हम लिखते हैं यहाँ पर एक FADH2 फॉर्म हो रहा है और एक FADH2 ऑक्सीडाइज होकर के 2 एटीपी फॉर्म करता है। एक FADH2 ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर चेन के अंदर ऑक्सीडाइज होकर के 2 एटीपी फॉर्म करता है। जैसे एक NADH2 3 एटीपी फॉर्म करता है, वैसे एक FADH2 2 एटीपी फॉर्म करता है। तो अब हमारे पास में टोटल एटीपी कितने हुए? 14। अब हम बात करते हैं बचा क्या? GTP। GTP जो है उसका मतलब होता है 1 एटीपी। ठीक है, तो 1 GTP इज इक्वल्स टू 1 एटीपी। ठीक है, ये सब कन्वर्जन का काम होता है ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है, तो टोटल अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल एटीपी का बेनिफिट है पायरुविक एसिड के डिग्रेडेशन के अंदर या फिर पायरुविक एसिड से बनने वाले जो है कितने एटीपी हो रहे हैं? 15 एटीपी। टोटल कितने हो गए? 15 एटीपी। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि एक ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है या उसका कन्वर्जन होता है तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। अभी हमने केवल एक पायरुविक एसिड की बात करी है, मतलब टोटल अगर हम बात करेंगे 2 पायरुविक एसिड की तो टोटल बेनिफिट कितना हो जाएगा? 30 एटीपी का। अगर हम केवल एनर्जी की ही बात करें तो हम इसके लिए देख लेते हैं एक बार। हम केवल एनर्जी की बात करें एनर्जी जो कि पायरुविक या फिर हम बोले रेस्पिरेशन में रिलीज होने वाली एटीपी या की बात करें केवल, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल जो हमारा बेनिफिट था वो कितने एटीपी का था? 8 एटीपी का। ग्लाइकोलिसिस में टोटल बेनिफिट एटीपी का कितना था? 8 एटीपी। अब दूसरी बात करते हैं, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर हमको कितने एटीपी मिलते हैं? 3 एटीपी।
हम इसको अगर डिवाइड करके बात करें, हम NADH2 को यहाँ पर काउंट ना करके हम, क्योंकि हमने बोला है कि ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है, तो हम इसको अलग से भी काउंट कर सकते हैं। तो एक ATP मतलब एक NADPH2 यहाँ फॉर्म हो रहा था, तो एक NADH2 का मतलब हो गया 3 ATP। थर्ड, क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्रेब्स साइकिल में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में 3 NADPH2 या 3 NADH2 है, तो 3 मतलब कि 9 ATP। 3 NADH2 हमने देख लिया कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहे थे, और तो टोटल ATP ऑक्सीडाइज होकर के कितने हो रहे थे, 9 ATP। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं ATP यहाँ पर नहीं बन रहा है ना, हम पढ़ रहे हैं कि जो ऑक्सीडाइज होकर के ATP बना रहा है। अब यहाँ पर अगर हमने FADH2 की बात करी, कितने FADH2 फॉर्म हो रहे थे, एक मतलब कितने हो गए, एक मतलब कि 2 ATP। एक GTP मतलब एक ATP। टोटल ATP कितने हो गए, ठीक है, कितने ATP हो गए हमारे पास में, 2, एक का मतलब हो गया 2, ठीक है, ये तो होगा हमारे पास में 12, ठीक है, और ये 12 जो है, ठीक है, ये तो 3 थे, 3 का मतलब हो गया 9, एक FADH2 का मतलब हो गया 2, और एक GTP का मतलब हो गया क्या, 12, है ना, 12 ATP। टोटल हमारे पास में ये 12 हो गए, और 3 हम अगर इसको काउंट करें तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 15 ATP। कौन से, जो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A को बना रहा था, तो यहाँ पर हमारे पास में 3, है ना, ये वाली प्रोसेस में हमारे पास में 3 ATP फॉर्म हो रहे थे, तो इन 3 ATP को हम अगर काउंट करेंगे तो टोटल एक पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से हमको कितने ATP मिलेंगे, 15 ATP। लेकिन हमने पहले ही बोला कि ग्लाइकोलिसिस में दो पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ पर अगर एक पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से या एक क्रेब्स साइकिल से 15 ATP फॉर्म हो रहे हैं, तो 2 पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से 30 ATP फॉर्म होंगे। तो हम क्रेब्स साइकिल में अगर हम देखें तो टोटल बेनिफिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 30 ATP। किसमें, केवल और केवल क्रेब्स साइकिल में। अब यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में 30 ATP हुआ है, ठीक है, मतलब 3 NADH2 थे, तो टोटल NADH2 कितने हो जाएंगे, 2 अगर पायरुविक एसिड है तो 6 NADH2, ठीक है, 2 FADH2, 2 GTP, ठीक है, और यहाँ पर 2 NADH2 हो जाएंगे, तो टोटल 6 ATP इस प्रोसेस में, ठीक है, और 8 तो ये थे ही। तो अब यहाँ पर हम अगर टोटल एनर्जी की बात करें, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीकरण में, तो यहाँ पर हम देखते हैं 8 ATP बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। यहाँ पर हमारे पास में कितने थे, अगर हम इन दोनों का भी साथ में काउंट करें तो ये टोटल 30 हो गया था, ठीक है, तो 8 + 30, तो टोटल ATP कितने हो जाएंगे, 38 ATP। इसका मतलब एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्रेब्स साइकिल जो है वो चलता है। हम PPT में देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की हमने बात करी, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। The discovery of the Krebs cycle was the first discovered by British scientist Hans A. Krebs did in 1943. That's why this cycle is known as Krebs cycle. ठीक है, इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था। फिर दिस साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर ऑर्गेनिक एसिड साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड या पायरुवेट ऑक्सीडेशन साइकिल, ठीक है, ये सब इनके जो है वो एक्स्ट्रा नेम है। द क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाली प्रोसेस है, ठीक है। द पायरुविक एसिड, द क्रेब्स साइकिल इज अ 4 कार्बन कन्वेयर बेल्ट
into which 2 carbons enter as acetyl coenzymes, ठीक है, release 2 CO2, water and energy and a 4 carbon belt moving, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये जब CO2, एनर्जी और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करने के बाद में ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। यही इसका हिंदी फॉर्म है, मतलब कुल मिलाकर के एक हम बोल सकते हैं कि ये जो साइकिल है वो मतलब हैंसेल क्रेब्स ने डिस्कवर किया था 1943 में। उसके अदर नेम्स देख लिए हमने और हमने मेन थीम देख ली कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला एक साइकिल है जिसमें पायरुविक एसिड जो है जो ग्लाइकोलिसिस से हमको प्राप्त हुआ था वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की हेल्प से क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और क्रेब्स साइकिल जो है वो 4 कार्बन का एक कन्वेयर बेल्ट होता है जिसमें या जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में 2 कार्बन जो है इसमें प्रवेश करते हैं और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो है या फिर हम बोल सकते हैं CO2, वाटर और एनर्जी सब रिलीज होता है और इस प्रकार से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो साइकिल है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, ये बाइंड होता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और ये जो है वो सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इसके अलावा हमने देखा तो सक्सिनिक एसिड, ठीक है, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, OA और इस प्रकार से ये कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो चलती रहती है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, NADH2 फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से जुड़ करके बाइंड होकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इस प्रकार से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल बनते हैं या प्रोडक्ट बनते बनते एट द एंड आपका OA वापस से रिफॉर्म हो जाता है और रिफॉर्म होने के बाद में ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है।